तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपना बैच चल रहा है जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए का, जिसमें अपने राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। और अपनी पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हमने राजस्थान की बेसिक मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में जाना, क्या अर्थव्यवस्था क्या होती है उसका मतलब जाना। और जो आपकी जो पूरी अर्थव्यवस्था ना दोस्तों, ये आपके जहाँ पे एग्जाम के पर्पज से अगर मैं बात करूं तो आर्थिक समीक्षा पे टिकी हुई है। जो आपकी हर साल आर्थिक समीक्षा आती है, तो आपके इस साल की जो आर्थिक समीक्षा है इसके ऊपर ही ये टिकी हुई है, जो 2022-23 की है। इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक दे रखे हैं उनका हम अध्ययन करेंगे अच्छे से, जिसमें अपने वृहद प्रदर्शन कर लिया था, जिसमें जो पहली टेबल होती है उसके बेसिक चीजों के बारे में जानना होता है। बाकी अब अपने डिटेल से मतलब आज अपने क्या है कि कृषि वाला टॉपिक उठाएंगे। इसमें ये जो आपको कृषि दिख रहा है ना, ये और कृषि भी आपका इस आज के टॉपिक में कंप्लीट पूरा नहीं होगा, ये पार्ट 1 है, ये भी बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है। कृषि में भी, एग्रीकल्चर में भी और इससे संबंधित जो भी क्षेत्र हैं जिसमें योजनाएं भी आ जाएगी आपकी, जो भी कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए योजनाएं चालू की गई है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। आज पार्ट 1 है जिसमें अपने बेसिक चीजें जानेंगे कृषि एवं संबंध क्षेत्र की। सबसे पहले तो ये देखो दोस्तों, जो अपने राजस्थान की कृषि है ना, ये पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है, आपको पता ही होगा। लेकिन आज के वर्तमान समय में थोड़ी नहरों नहरों की अच्छी व्यवस्था हो गई, तो सिंचाई से भी बहुत अच्छी राजस्थान की जो इकोनॉमी है कृषि के क्षेत्र में बढ़ रही है। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, जो भी संबंध क्षेत्र में फसल आ जाता है, पशुधन, वानिकी, मत्स्य, सारी चीजें आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, मानसून की अवधि भी कम है और राजस्थान में जो वर्षा होती है वो असमान होती है। मैक्सिमम पश्चिमी क्षेत्र में आपको वर्षा देखने को नहीं मिलेगी, अरावली क्षेत्र में बहुत अच्छी वर्षा होती है, और जबकि अरावली के जो भी मतलब पूर्व में जिले हैं सब में वर्षा होती है। अरावली के पश्चिम जिलों में बहुत कम यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। इस बार ज्यादा थी या 1-2 साल, और अकाल भी पड़ते हैं कई बार, वो भी हम पढ़ते हैं अच्छे से डिटेल से। तो कृषि और संबंध क्षेत्र का सबसे पहले अपने जीएसवी देखते हैं कि जो आपका सकल राज्य मूल्य वर्धन है, ठीक है, कृषि और संबंध क्षेत्र का। अगर हम अब देखो इसमें ना आपको 2 चीजों का याद रखना है, डाटा और मेन जो आपका क्वेश्चन टिके हुए हैं डाटा पे टिके हुए हैं। एक तो स्थिर मूल्य की बात करेंगे, एक अपने प्रचलित मूल्य की बात करेंगे। 2 ही चीजों की हम यहाँ पे बात करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। अब स्थिर मूल्य 11-12 की तुलना में जो आपको प्रतिशत है ना वृद्धि, वो याद रख लेना बस। ठीक है, और 18-19 में 1.57 लाख करोड़ से बढ़कर 22-23 में 2.09 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि 7.48% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। तो ये स्थिर मूल्य पे जीएसवी है। ठीक है ना, वार्षिक वृद्धि की मैं बात कर रहा हूं। वैसे वृद्धि आपके टेबल में दे रखी है हर साल की, वो भी हम बात करेंगे। प्रचलित मूल्यों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 3.7 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि पिछले 18-19 में की तुलना कर रहा है 2.22 लाख करोड़ से। तो उसके मुकाबले ये 14.33% की CAGR वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। तो वार्षिक वृद्धि इसने काउंट की है किससे? 2018-19 से। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जो ये वार्षिक वृद्धि की अगर पूछा जाए तो आपको 7.48 और 14.33 का ध्यान रखना है, जो भी अगर 18-19 की तुलना में बात करें तो। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट जो आपको है इस जो टेबल में दिया गया है ना, वो भी सेम वही चीज है, जीएसवी दिया गया है। इसमें आपको क्या है कि प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर जो भी वृद्धि दर है याद रखनी है। 21-22 में 14.1 थी, जबकि 22-23 में 13.84 है, 6.85 और 5.22। तो ये बड़ा लेटेस्ट डाटा आप याद रख लेना 22-23 का, जो कि 13.84 और 5.22। एक चीज दोस्तों मैं और बता दूं आपको, जो आपका जो कृषि से संबंधित जो क्षेत्र आता है जिसमें फसलों की अगर हम बात करते हैं, तो वो क्या है कि आपके 2023 का जो डाटा है ना, वो अनुमानित किया जाता है कि इतनी फसलें होगी, क्योंकि पूरा वर्ष यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर 2022 के अंतिम आंकड़े ना इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पूछे जा सकते हैं कि अंतिम रूप से 2022 तक कितनी फसलों का मतलब कितनी लाख टन फसलों का उत्पादन हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो सारी चीजें ना हम इसमें जानने के लेक्चर में। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब कृषि से संबंधित जो क्षेत्र आते हैं, ये सारा डाटा ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवी में प्रचलित मूल्यों पर 11-12 में जो योगदान दिया गया है कृषि एवं संबंध क्षेत्र का। अब जो कृषि का क्षेत्र का जो योगदान है, जो हमने टेबल में पढ़ा था पहली बार कि कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है, तो प्रचलित मूल्यों पे कृषि और पूरा संबंध क्षेत्र मतलब
ठीक है ना, सिर्फ कृषि नहीं, कृषि से संबंधित जो भी क्षेत्र, पशुपालन आ गया आपका, ठीक है, पशु मत्स्य पालन आ गया, फसलें आ गई, वानिकी आ गई, तो सारी चीजों की बात करें तो 28.56% था। इसकी बात करें अपने प्रचलित मूल्यों पर, 28.56% था, जो कि अब 22-23 में बढ़कर कितना हो गया है, 28.95% यहाँ पे हो गया। आगे टेबल में भी ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 22-23 में फसल क्षेत्र का अंश है ये 46% दे रखा है, और पशुधन का 46.41%, वानिकी का 7.20, मत्स्य का 0.39। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो अपनों ने डाटा पहले भी याद कर लिया था, कृषि और समझ क्षेत्र का प्रचलित और दोनों में स्थिर मूल्यों पर भी। अब इसमें ना आपको क्या याद रखना है, देखो इसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो डाटा है, देखो फसलों का कितना हिस्सा है, 46% प्रचलित मूल्यों पे बात करें, और पशुधन का कितना आ रहा है, 46.41%। जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये पूरा पशुधन का है। और अगर हम मत्स्य पालन की बात करें, सिर्फ मत्स्य की, तो यहाँ पे 0.39% हिस्सा आ रहा है, ठीक है। और वानिकी की बात करें तो 7.20% हिस्सा है, ठीक है। टोटल यहाँ पे ये जो रुपए खर्च किए गए इन पे वो बात की बताई गई है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब ये डाटा है ना आपका किस पे है, स्थिर मूल्यों पे। पहले अपने ने किस पे देखा था, जो पहले अभी पिछली स्लाइड में, 1 सेकंड, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था वो प्रचलित पे था, अब आपके स्थिर मूल्यों पे है। अब स्थिर मूल्यों पे वही बात जो भी पहले सारे डाटा दे रखे हैं अलग अलग से आपके, ठीक है, मत्स्य का, वानिकी का, पशुधन का, फसलों का, सारे परसेंट में आप देख सकते हो। 2.54% आपका किसमें है, फसलों का है, किसमें, ये बात ध्यान रखना है, स्थिर मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों को बेस ईयर क्या है, 11-12 का है, तो बेस ईयर भी पूछ लिया जाता है। पशुधन का कितना है, 10.17%, ठीक है, 3.64% और 8.94% किसका है, आपका मत्स्य का। तो वानिकी और लॉगिंग, तो ये प्रतिशत वृद्धि दर्शा रहा है इसमें, ठीक है। और ये कुल यहाँ पे डाटा दे रखा है आपका। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये फसलों के बारे में आपका अनुमान आ जाएगा पूरा कि कितना अनुमान है यहाँ पे। और यहाँ भी आप देख सकते हो कि 22-23 में 21-22 की तुलना में 5.22% की वृद्धि हुई है, अगर अपने स्थिर मूल्यों की बात करें, ठीक है। स्थिर मूल्यों की बात करें तो फसल, पशुधन, वानिकी और लॉगिंग में जो भी इतना प्रतिशत दे रखा है, क्रमशः 6.39% आपका किसका हिस्सा है, फसल का। फिर पशुधन की बात करें तो 3.91% आ जाएगा, ठीक है। फिर अपने बात करें वानिकी और लॉगिंग का तो 5.18 आ जाएगा। और फिर मत्स्य क्षेत्र का 17.5% वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान आगे लगाया गया है। तो ये अनुमान मत याद रखना, आगे जो लगाया गया है, ठीक है। अभी अपने को सिर्फ यही डाटा याद रखना है, और मेन डाटा है ना आपका ये वाला है, प्रचलित मूल्य वाला, ठीक है। ये जरूर याद रखना है आपको कि किसका हिस्सा कितना प्रतिशत है। फिर अपनी बात करें दोस्तों फसलों की। फसलों में क्या है कि प्रचलित मूल्यों पे खरीफ फसलों का सकल मूल्य उत्पादन, प्रचलित मूल्यों पे रबी फसलों का जीवीओ है, ठीक है। सकल मूल्य उत्पाद कुल कितना है, ठीक है। इसमें अपने बाजरा, मूंगफली और मूंग का कुल दिया गया है आपको। अब ये जो आपको क्या है कि डाटा नहीं याद रखना, ये आपकी मर्जी है, याद रखो तो इतना डीपली नहीं आएगा, ठीक है। देखो 22-23 में फसल क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन 1.83 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, ठीक है। 22 का अंतिम डाटा याद रखते हैं अपने, जो आगे आएगा। और जो अभी अनुमानित है ना वो 1.83 लाख करोड़ है, जो कि 23 का है, 22-23 का ये आपके दर्शाया गया। इसमें बाजरा का 9,866 करोड़, ठीक है, 8,943, 6,943, ये सारे इसमें करोड़ में दर्शाए गए हैं रुपए। ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप मत याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। अब अपनी बात करें किसकी, पशुधन क्षेत्र का जो भी मूल्य वर्धन है वो 1.76 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है 22-23 की बात करें तो, ठीक है। आगे अनुमानित की बात करते हैं अपने जब भी कृषि में बात करेंगे। और राजस्थान राज्य पशुधन क्षेत्र में होने वाली आय में दूध, अंडे और मांस का प्रमुख योगदान है। यहाँ पे दूध का मेनली है, दूध में प्रथम नंबर पे चल रहा है राजस्थान। आपने देखा होगा न्यूज में, चर्चा में हमने डाला भी था टेलीग्राम ग्रुप पे, कंटिन्यू जो भी आपके करंट अफेयर आ रहे हैं लेटेस्ट अपने वहाँ पे अपडेट कर रहे हैं।
और यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो दूध यहाँ पे हिस्सा है। अगर हम बात करें प्रचलित कीमतों पर 82.62% हिस्सा सिर्फ दूध का है, ठीक है। और अगर हम बात करें अंडे की, तो अंडे यहाँ पे सिर्फ 0.68% हिस्सा रख रहे हैं। पोल्ट्री सहित मांस की बात करें तो 5.37%, और अन्य जो आ जाएंगे आपके 11.33%। दूध का याद रख लेना हिस्सा जो मेन है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से 82.62% हिस्सा दूध का है, ये याद रख लेना आप। फिर क्या बात करेंगे भू उपयोग की, ठीक है। अब जो भूमि उपयोग है, राजस्थान की भूमि है, उसके बारे में यहाँ पे जो प्रतिवेदी क्षेत्रफल है वो 342.89 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके जो क्षेत्रफल आते हैं ना, ये सारे आपके मैप में जो चार्ट में दे रखे हैं ना, वहां पे बढ़िया याद होंगे। ये आपके एग्जाम में ना बार बार पूछे जाते हैं। ये देखो, अब यहाँ से आपको याद करना है इससे, ठीक है। वहां सेम यही बात है ना, पिछली स्लाइड में लिखी गई है, वहां से आप देखना चाहो तो वहां से भी देख सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे। अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र की बात करेंगे अपने, तो ये आपके आ जाता है 52.34%। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है 52 फिर अपने चालू पड़त ऐसे चलने अपने को, चालू पड़त भूमि है 4.89%। ये पूछ ली जाती है एग्जाम में। इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता चलूंगा। अन्य चालू पड़त 6.10, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बंजर भूमि आपसे पूछी जा सकती है, इतनी है तो 10.87% बंजर भूमि है। तो ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, बंजर भूमि। वृक्षों के झुंड तथा बाग ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे 8.8% है आपके, सॉरी, वृक्षों के झुंड और बाग 0.09% है ये, ठीक है। इसके बाद आपके स्थायी चारागाह तथा गोचर भूमि की बात करें तो 4.86% आ जाएगी। उसर तथा कृषि अयोग्य भूमि, ये भी बहुत बार आ चुका है, 6.91% है। तो ये याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है कि उसर और कृषि अयोग्य भूमि। इसके अलावा कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि 5.86, वानिकी के लिए याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है 8.08%। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। अब इसमें आपको क्या है कि 3 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखोगे? एक तो दोस्तों याद रखोगे वानिकी वाली, एक रखोगे बंजर वाली, एक उसर वाली, एक शुद्ध बोया गया। 4 याद रख लेना बस, ठीक है, इससे ज्यादा मत याद रखना। 4 डाटा आप याद रख सकते हो। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है 52.34, सबसे ज्यादा, ये तो सबसे ज्यादा है, 50 के आसपास है, तो लगभग 52-53 याद रख लेना। बंजर भूमि याद रखना लगभग 11, मतलब 10.87, लगभग 10 के आसपास, 10 से 11। उसर की बात करूं तो थोड़ा सा 3 कम कर देना, 6.91, 7 के आसपास आ गई। उसर के बाद जो 8 है वो वानिकी की आ गई। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर अपने जोतों की बात करते हैं, ठीक है। अब जो जोत है ना, जो 2015-16 के अनुसार चल रही है अभी, इसके बाद अपनी कृषि गणना हुई नहीं है, इससे पहले 10-11 में हुई थी। तो 15-16 के अनुसार राजस्थान में कितनी प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, ध्यान रखना, एक तो होती है भूमि जोतों की संख्या, एक होती है जो जोतें होती हैं उनका क्षेत्रफल। तो दोनों बातें अलग अलग है, दोनों में अपने को डिफरेंस लेके चलना है। तो 15-16 के अनुसार जो भी जोतों की संख्या है ना राजस्थान में, वो 76.55 लाख है। तो ये ध्यान रखना है, 76.55 लाख भूमि जोते हैं, जो कि 2010-11 में कितनी थी 68.88 लाख थी। तो ये दोनों डाटा आपको याद रखने हैं। पहले 68.88 थी 10-11 के अनुसार, और अब कितनी है 76.55 लाख हो चुकी है। तो ये दोनों डाटा आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाद में अपने ये टेबल में देखेंगे सीमांत, अर्ध मध्यम, मध्यम, बड़े आकार की, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जो कुल जोत है और जितने भी जोतें दे रखी है, ठीक है, किस में बड़ी वृद्धि हुई, किस में कमी हुई, ये सारी दे रखी है कि बड़े आकार की भू जोतों की संख्या में 11.14% की कमी दर्ज की गई है। अभी आपको सिर्फ यही याद रखना है कि पहले कितनी थी और 15-16 में अभी कितनी हो गई है। इसके बाद 10-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हेक्टेयर था, ठीक है ना, लाख हेक्टेयर ये लिखा हुआ है, जो कि 15-16 में घटकर कितना हो जाता है 208.73 लाख हेक्टेयर हो जाता है। देखो, जोतों का क्षेत्रफल घटेगा, बंटवारा होगा, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जोतें कम हो रही है क्षेत्रफल में, ठीक है ना। संख्या बढ़ सकती है लेकिन क्षेत्रफल में यहाँ पे कमी होगी, ठीक है।
ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल में कमी होगी। और कुल क्षेत्रफल में यहाँ पे कितनी कमी हुई है, 1.24% की कमी दर्ज हुई है। तो ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कुल क्षेत्र में कितनी कमी दर्ज हुई है, 1.24% की। अगर संख्या में पूछ ले तो संख्या में यहाँ पे वृद्धि हुई, कितनी हुई है, 11.14% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो ये चीजें यहाँ पे इस जो स्लाइड में 2-3 इंपोर्टेंट थी। एक तो कुल कितनी है, अभी 15-16 के अनुसार 76.55 लाख है। पूरे लाख ध्यान रखना, ये लाख याद रखना, करोड़ मत कर देना इसको। और आपके ये 2015-16 का है। और इससे पहले कितना था, 2010-11 का, जब कितनी थी, 68.88 लाख। तो अब वृद्धि कितनी हो गई, 11.14% की वृद्धि, ये ध्यान रखना है। फिर संख्या की बात करें तो 211.76 लाख हेक्टेयर था पहले, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, संख्या की नहीं कर रहा। क्षेत्रफल की बात करें तो फिर घट जाता है यहाँ पे, 211 से 208.73 रह गया अब, जो कि कमी कितनी दर्शाता है, 1.24% की कमी दर्शाता है। अब 15-16 में जो भूमि जोतों का औसत आकार था ना, वो 2.73 हेक्टेयर रह गया। औसत अगर आपसे पूछ ले, एवरेज मतलब ये, ठीक है, औसत आकार पूछ ले तो 2.73 हेक्टेयर रह गया, जो कि 10-11 में कितना था, 3.07 हेक्टेयर था, जो कि कमी दर्शाता है 11.7% की। यहाँ पे क्या दर्शाता है, कमी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इस स्लाइड में आपको ये 4-5 डाटा है ना, ये याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब अपने चलते हैं, महिला जोतों की संख्या आपसे बहुत बार पूछी जाती है। 15-16 के अनुसार महिला जोतों की संख्या 7.75 लाख है, संख्या की बात कर रहा हूं, ठीक है। जबकि 10-11 में कितनी थी, सिर्फ 5.46 लाख थी। आपको पता है आजकल महिलाएं भी बराबर हिस्सा ले रही है, तो उस चक्कर में यहाँ पे महिलाओं की जोतों की संख्या बढ़ रही है। और मतलब संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 41.94% की यहाँ पे वृद्धि हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो महिला जोतों की संख्या की बात करूं तो कितनी, 41.94% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। अभी इसमें भी जितनी भी अर्ध मध्यम दे रखी है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, सीमांत मतलब इतना डाटा डीप में नहीं जाना आपको। और 10-11 में जो क्षेत्रफल की बात करूं तो पहले 13.30 लाख हेक्टेयर था, जो कि 15-16 में बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया। मतलब जो क्षेत्रफल, वैसे कुल में तो कमी हो रही है, लेकिन महिला जोतों के क्षेत्रफल में आपको 24.44% की यहाँ पे वृद्धि नजर आएगी, वृद्धि, ठीक है। तो 24.44% की वृद्धि नजर आएगी। मतलब पहले तो 13.30 लाख हेक्टेयर था, जो कि अब बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर हो चुका है। तो ये महिला प्रचलित जोत धारक है, उनके बारे में इंपॉर्टेंट डाटा था। अब आपको देखो दोस्तों, अगर आपको पुरुषों की निकालनी है ना, तो आप ये जो कुल है ना, जो हमने देखा लास्ट स्लाइड में, कौन सा, 76.55 लाख, इसमें से ये 7.75 लाख माइनस कर लेना तो पुरुषों की जोत आ जाएगी, ठीक है। अब अपनी बात करेंगे दोस्तों मानसून की। तो मानसून में अपने जब भी बात करेंगे तो राजस्थान में वैसे 15 जून सामान्य तिथि है, वैसे 21 जून भी माना जाता है, तो प्रवेश होता है मानसून का। और बाकी क्या है कि इतना अरब सागर के जो मानसून आता है वो बहुत ही कम वर्षा करता है, क्योंकि जो अरावली की पहाड़ी है यहाँ से समांतर निकल जाता है। बंगाल की खाड़ी का अगर वर्षा भी करता भी है तो वहां पे क्या है कि यहाँ तक जब राजस्थान तक वो पहुंचता है, मेनली पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचता है, तो उसमें आर्द्रता में कमी आ जाती है, मतलब ह्यूमिडिटी है ना वो कम हो जाती है बंगाल की खाड़ी के मानसून में। वो वर्षा ज्यादा बंगाल की खाड़ी का मानसून ही राजस्थान में करता है, क्योंकि अरावली की स्थिति के कारण। अब मेन अपने यहाँ पे क्या बात करते हैं, ये ज्योग्राफी का टॉपिक था, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। देखो राज्य में 1 से 30 सितंबर 2001 जून से और 30 सितंबर, जून से सितंबर के मध्य माना जाता है मानसून का जो समय राजस्थान में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जब हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैंने वहां पे ये करवा रखा है, आप जाके देख सकते हो। तो 1 जून से 30 सितंबर 2022 तक की जो वर्षा यहाँ पे दर्ज की गई ना, वो की गई राजस्थान में 594.20 मिलीमीटर मिमी, ठीक है, जो कि सामान्य वर्षा 430.80 मिलीमीटर से, मतलब कितनी वर्षा अधिक हुई 2022 में, 37.93% यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। तो ये डाटा याद रखना है आपको कि कितनी वर्षा दर्ज की गई, जो कि सामान्य वर्षा की तुलना में कितनी अधिक थी। सामान्य वर्षा 430.80 मिमी। अब अपने बात करेंगे कृषि उत्पादन की। अब दोस्तों इसमें क्या है कि अपने अलग अलग देखेंगे चीजें सारी, कि कौन कौन सी फसलों में
मतलब उत्पादन हो रहा है, खाद्यान्न उत्पादन कुल, ठीक है। अब राज्य में कृषि उत्पादन मुख्यतः मानसून के उचित समय पर आने पर निर्भर करता है, ठीक है, सही बात है। ये तो इन पे अपने को ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये सभी को ही पता है। अब इसमें मेन अपने क्या है कि खरीफ और रबी की फसलों के उत्पादन का विवरण पढ़ते हैं, ठीक है। खरीफ और रबी की फसलों के बारे में सभी को पता होगा, ठीक है। ऐसी फसलें जो मई जून में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, वो खरीफ की होती है, और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल के आसपास यहाँ पे काट ली जाती है, और रबी की फसलें होती है। अब 2022-23 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन संभावना है, देखो अब 22, अब ये डाटा है ना, आपको टेबल में समझ आ जाएगा। अब जो संभावना है वो 253.99 लाख मैट्रिक टन, एमटी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मैट्रिक टन यहाँ पे होने की संभावना है उत्पादन की, इतना होगा 22-23 में, जो कि गत वर्ष के जो भी उत्पादन की तुलना में कितना अधिक है, 9.31% अधिक है। मतलब जो अनुमान लगाया गया है वो गत वर्ष की तुलना में 9.31% अधिक है, ठीक है। और प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 22-23 में खाद्यान्न को कुल उत्पादन, सेम वही बात लिखी गई है, ये तो सॉरी रिपीट हो गया यहाँ पे। फिर 2022-23 में खरीफ खाद्यान्न के उत्पादन की मैं बात करूं, ठीक है। पहले तो हमने क्या बात की, कुल खाद्यान्न की। तो ये सारा डाटा क्या है कि आपको अलग लेके चलना है। बाकी आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओगे ना, मैं टेलीग्राम चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको आर्थिक समीक्षा में याद रखने में, डाटा याद रखने में आसानी रहेगी टेस्ट से, ठीक है। वही एक बार पढ़ लो और बाकी टेस्ट लगाओ आर्थिक समीक्षा के, तभी आपको याद रखने में आसानी रहेगी। 22-23 में खरीफ खाद्यान्न, सिर्फ खरीफ की बात करूं, और कुल खाद्यान्न की, खरीफ में भी अलग अलग खाद्यान्न आ जाते हैं, ठीक है, दलहन तिलहन, लेकिन अभी अपने कुल खाद्यान्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे 97.98 लाख मैट्रिक टन की संभावना है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 14.17% अधिक है। ये अनुमान है, सारा ध्यान रखना, ठीक है, अंतिम डाटा नहीं है। 22-23 में रबी खाद्यान्न के उत्पादन 156.01 लाख मैट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 21-22 का 145.70 लाख की तुलना में 7.8% अनुमान जो है वो अधिक है। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं, ये जोतें आ गई दोस्तों, जो भी यहाँ पे जोत दे रखी थी आपकी, ये बीच में आगे पहले लगानी थी थोड़ी, तो यहाँ पे पुरुषों की जोत है वो दे रखी है कि कितना विचलन है, तो इसमें अपने को डीप में नहीं जाना, मैंने ऊपर बताया ना वही पढ़ना है। बाकी आप इस टेबल को भी देख सकते हो, यहाँ पे कुल जोतें दे रखी है कि कितनी 15-16 में कितनी थी, ठीक है, 10-11 में कितनी है, ठीक है, परसेंटेज विचलन यहाँ पे कितना आ रहा है, सारी चीजें दे रखी है। लघु जोत, अर्ध मध्यम, मध्यम जोत, बड़ी जोत, कुल जोत सारी दे रखी है यहाँ पे। कुल जोतों में देखो क्या 1.24 हमने देखा था ना, कमी आई है, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, तो इस पे अपने को इतना ध्यान नहीं देना। अब अपने यहाँ पे बात करते हैं। अब जो आपका डाटा है ना, आपका ये पूछ सकता है 21-22 का अंतिम, 22 तक का तो अंतिम आ चुका है। तो अनाज में जो खरीफ की फसल है, तो लाख, देखो यहाँ पे खरीफ की फसल का उत्पादन कितना, 72.74 लाख मैट्रिक टन में हो चुका है, ये अग्रिम अनुमान है कि 77 होगा। फिर रबी की फसलों में यहाँ पे 118.26 लाख टन उत्पादन हो चुका है। दलहन की बात करें, ठीक है, ये अनाज था, अब दलहन दालें आ जाती हैं, जो खरीफ की फसल की जो दालें हैं उनका उत्पादन यहाँ पे 13.08 है, ये कुल है दलहन, और ये सिर्फ दाल रबी की फसलों की दालें हैं, ये कौन सी है, खरीफ की फसलों की दालें। तो 27.44 रबी की फसलों की दलहन की बात करूं तो। और खाद्यान्न की बात करें, यहाँ पे ए और ब, मतलब जो भी कुल खाद्यान्न है वो जोड़ के फिर ये तिलहन आ जाएगा, यहाँ पे आपके तिलहन का डाटा दे रखा है। फिर आपके जो रुई है, गन्ने का दे रखा है, ठीक है, 3.21 लाख मैट्रिक टन, ये एक रुई है जो गांठों में आपके, ठीक है, प्रत्येक गांठ में 170 किलो यहाँ पे देख सकते हो आप दे रखा है। तो ये डाटा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, ये बेसिक चीजें थी। अब जो खरीफ 22-23 में खरीफ अनाज का उत्पादन है वो 77.84 लाख मैट्रिक टन अनुमानित है, जो कि गत वर्ष के खरीफ उत्पादन से कितना है, 72.74 लाख टन की तुलना में 7.1% की यहाँ पे वृद्धि को दर्शाता है। तो मेन यहाँ पे अनुमानित ही दिया गया है, ठीक है, 22-23 का अनुमानित होगा वो पिछले की तुलना में कितनी, 7.1 की वृद्धि दर्शा रहा है। टेबल में भी सेम यही दे रखा है, देखो 72 से 77 खरीफ खाद्यान्न की बात करें। और फिर इसमें क्या है कि जो भी आपके यहाँ पे 22-23 में रबी अनाज का उत्पादन है वो दे रखा है। तो ये सारा डाटा क्या है आपके मिक्स हो जाएगा, ये इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डाटा आपके एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 22-23 में खरीफ दलहन का याद रखोगे या कौन सा रखोगे,
ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे आप सारा, इसमें कितनी कमी दर्शा रहा है। ठीक है, ये तिलहन आ गया यहाँ पे, तो तिलहन के अंतर्गत ये अलग से भी ले लिया इसने, देखो मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या है कि 21-22 की तुलना में कितनी कमी को दर्शा रहा है, 2.82% की तिलहन में, कि इतनी उत्पादन कम होगा तिलहन का। और रबी तिलहन की बात कर रहा है तो ये कह रहा है कि 10.33% की कमी दर्शा रहा है। या आप ये करना, कमी याद रख लेना जो है यहाँ पे वृद्धि, जैसे खरीफ तिलहन में तो वृद्धि हो रही है, और लेकिन रबी के तिलहन में क्या हो रही है, प्रतिशत की कमी हो रही है। ये प्रतिशत कमी वृद्धि ये याद रख लेना बस। ठीक है, अंदर डाटा मत याद रखना। कुल जो यहाँ पे कमी वृद्धि क्या हो रही है 21-22 की तुलना में, यहाँ पे 0.58% की कमी हो रही है। किसमें हो रही है, रबी दलहन में हो रही है, ऐसे याद रख लेना। खरीफ दलहन में क्या हो रहा है, 53.98% की वृद्धि हो रही है खरीफ दलहन में, जबकि रबी दलहन में कमी हो रही है, कितनी, 0.58% की कमी हो रही है। तो बस ये याद रख लेना। ठीक है, ऊपर वाला मत याद रखना, जो यहाँ पे मैंने कुल मतलब 21-22 की तुलना में कमी या वृद्धि है वो याद रख लेना। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे सेम वही चार्ट में दिया गया है कि कुल कितना होगा, अनाज है, दालें हैं, और जो ग्रीन कलर में है वो तिलहन है आपका। ये 22-23 में अग्रिम अनुमान है। तो इसमें आपको ये नहीं याद रखना, सिर्फ इतना परसेंट याद रखना, कितनी कमी होगी अनुमानित के तौर पे और कितनी वृद्धि होगी। अब देखो गन्ने के उत्पादन की बात करें तो यहाँ पे गन्ने के उत्पादन में 32.09% कमी को दर्शा रहा है। ठीक है, अनुमान की बात करें तो पहले 3.21 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 22-23 में 2.18 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि कमी है 32.09% की। गन्ने की जरूर याद रखना। लेकिन कपास की बात करें तो 25.53 लाख गांठे उत्पादित होने की संभावना है, जो कि 2.86% की यहाँ पे वृद्धि को दर्शाती है। ठीक है, इसकी वृद्धि और कमी बस यही याद रखनी है अपने को, ये याद रख लेना। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बाद जो राजस्थान की एग्जाम में जो स्थान है ना वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाजरा में पहले स्थान सबके याद रखने हैं। बाजरा में राजस्थान पहले नंबर पे है, सरसों में पहले नंबर पे है, पोषक अनाज में पहले नंबर पे है। कुल तिलहन की बात करें तो राजस्थान पहले, मतलब 4 चीजों में पहले नंबर पे है। और राजस्थान का योगदान बाजरा में जरूर याद रखना, और किसी में रखो ना रखो, क्योंकि 2023 संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया है। और आपको पता है कि अब राजस्थान में भी वो मिलेट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। ठीक है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताओ कि कहाँ पे मिलेट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। 2023 में मार्च में किया गया था, मैंने करंट अफेयर में बताया था आपको। अब कुल दलहन की बात करें तो राजस्थान आ जाता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तिलहन में तो पहले पे, दलहन में, दालों में दूसरे नंबर पे। और दूसरे में स्थान ऐसे याद रखना, दलहन और मूंगफली में कौन सा स्थान है राजस्थान का, दूसरा। चना और ज्वार में राजस्थान पहुंच गया, चना, ज्वार और सोयाबीन में तीसरे नंबर पे पहुंच गया। और ग्वार में भी राजस्थान पहले नंबर पे है, मतलब 5 जो अनाज है उनमें पहले नंबर पे है। तो ग्वार फसल 19-20 की स्थिति के अनुसार है, बाकी 2021 के आधार पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे स्टार लगाया है, ग्वार 19-20 की स्थिति के अनुसार है। तो मेन बाजरा, सरसों, पोषक अनाज और कुल तिलहन, इनके पहले स्थान वाले तो सारे याद रखने हैं। कुल दलहन और मूंगफली वाले दूसरे स्थान पे है। चना, ज्वार और सोयाबीन में कौन से स्थान पे है, राजस्थान तीसरे स्थान पे है। और बाजरा में योगदान ध्यान रखना, राजस्थान का कितना है, 44.71%। और सरसों में योगदान कितना है, 44.57%। पोषक अनाज में 16.30 और कुल तिलहन में 22% भारत के कुल अनाज का योगदान है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ऐसी परिस्थितियों में भी राजस्थान इतना बढ़िया योगदान दे रहा है और पूरे भारत में प्रथम स्थान पे आ रहा है 4-5 फसलों में, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है कि राजस्थान है ना कि फसलों या मिट्टी आप किसी भी आधार पे कह सकते हो, तो 10 भागों में है ना यहाँ पे विभाजित करता है। तो ये पूछा जाता है, ये हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, तो ये पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में कौन आ जाता है। तो ये क्षेत्रों का विभाजन है ना मैप में भी बढ़िया याद रहेगा, मैप में भी हमने करा रखा है। ठीक है, वहां पे आप देख सकते हो जाके। बाकी यहाँ भी अपने पढ़ लेते हैं। शुष्क पश्चिमी क्षेत्र आता है जिसे अपने IA से डिनोट करते हैं, IA, IB, IC, इसके अंदर 3 होते हैं। अब IA में क्या आएगा, बाड़मेर और जोधपुर का क्षेत्र आएगा। बाड़मेर और सिर्फ जोधपुर का आएगा, ध्यान रखना। जिसमें आपके बाजरा, मोट और तिल उगेंगे खरीफ में, और रबी में गेहूं, सरसों और जीरा की फसल होगी। ठीक है, जीरा अच्छा होता है बाड़मेर साइड। फिर उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान। अब उत्तर पश्चिम में कौन सा है मेन, गंगानगर, हनुमानगढ़। सिंचित इंदिरा गांधी नहर से हो रहा है अच्छी तरह से, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ आपके आ जाएगा IB में। और
कपास और गवार फुल होती है यहाँ पे, गेहूं सरसों चना भी अच्छा होता है रबी की फसल में, ठीक है। ये याद रखना बस आपको कि आईए में कौन है, आईबी में कौन है, यही आएगा आपके एग्जाम में। फिर आ जाता है अति शुष्क आंशिक सिंचित, मतलब आंशिक सिंचित मैदान में क्या आ जाएगा, बीकानेर जैसलमेर चूरू, ये भी सिंचित है इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, लेकिन इतने नहीं है जितने गंगानगर हनुमानगढ़ है। तो आईबी और आईसी तीन हो गए अच्छे से याद आपको, जिसमें अपने मुख्यतः पश्चिम के जिले आ रहे हैं। पहले बाड़मेर जोधपुर आ रहा है आईए में, जो शुष्क मैदान है पूरा। सिंचित क्षेत्र बात करें तो गंगानगर हनुमानगढ़। फिर बात करें अति शुष्क आंशिक सिंचित, इसमें एक अब जो नया जिला बना है दोस्तों अनूपगढ़, तो वो और आ जाएगा। और ये जोधपुर वाले में फलोदी आ जाएगा, एक बाड़मेर का यहाँ पे बालोतरा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो और भी आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बीकानेर जैसलमेर चूरू आएंगे, ठीक है। फिर अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, अब सेकंड ए में आ गए अपने, ठीक है। किसमें, सेकंड ए में दो ही है, सेकंड ए और सेकंड बी। इसमें आपके नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले का भी भाग यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ भी आएगा। मेनली नागौर, सीकर और झुंझुनू जिले के भाग आएंगे, जो कि अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदान कहलाएंगे। फिर बात करेंगे लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। अब लूणी नदी का जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, ये सारे आ जाएंगे आपके लूणी नदी के भाव क्षेत्र में जो आते हैं, आपको पता होगा अच्छे से। इसके अलावा जालोर का सांचौर जो नया जिला बना है वो आ जाएगा, ठीक है। और फिर आ जाता है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब पूर्व में चले जाओ, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक क्षेत्र आ जाएंगे। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। अब बाढ़ संभावित, ये थर्ड ए आ गया, ठीक है ना। अब थर्ड बी के लिए आपको पूर्व में जाना पड़ेगा, जयपुर, अलवर, इस साइड, ठीक है। थर्ड में इतना ध्यान रखना पड़ेगा किस साइड जाना है, राजस्थान के पूर्व साइड जाना है, जिसमें जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर आए। अब बाढ़ संभाव्य में आ जाएंगे आपके अलवर, धौलपुर, भरतपुर, जहां से चंबल नदी गुजर रही है मेनली। और जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक आ जाएंगे आपके अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। फिर आपको आ जाना है फोर्थ ए और फोर्थ बी में। फोर्थ ए और बी ये भी दो है, फर्स्ट वाले तीन थे, फिर सेकंड वाले दो थे और थर्ड वाले दो हैं। अब फोर्थ वाले भी आपके दो ही हैं। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, ये भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही जिले के भाग जाएंगे यहाँ पे। फिर आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ आ जाएंगे, ठीक है, आर्द्र दक्षिणी मैदान में। और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में आपके कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, ये सारे आए जाएंगे, सवाई माधोपुर का इच्छा, ये सिर्फ एक ही है 5 वाला, ठीक है। और यहाँ पे ज्वार, सोयाबीन, ये फसलें वगैरह मत याद रखना, बस ये याद रखना कौन से क्षेत्र में कौन आता है। मेन आपके जो शुरू में है ना, इन्हीं से पूछ लिया जाता है, फर्स्ट ए में कौन है, फर्स्ट बी में कौन है, फर्स्ट सी में कौन है, ठीक है। अब कृषि बजट की अगर बात करें तो ये वैसे तो लास्ट स्लाइड है आज की, लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपके पूछा जाता है कि जो बजट कृषि के लिए घोषणा की गई तो कौन से क्षेत्र में क्या क्या यूज किया जाएगा। अनुदान के लिए यहाँ पे 37.83% रुपए लगाए जाएंगे। आधारभूत संरचना के लिए यहाँ पे 15.13% कुल बजट के। कृषि साख यहाँ पे 25.68%। जोखिम प्रबंधन कृषि में 5.66, सामाजिक सुरक्षा 5.34, प्रशासनिक गतिविधियां 4.23, कृषि विपणन की बात करें तो 3.81%, कृषि की शिक्षा कौशल विकास अनुसंधान के लिए 1.25% की यहाँ पे रुपए लगाए जाएंगे। और कृषि आधारित जो भी गतिविधियां होगी वहां पे 1.07% जो भी कुल बजट के रुपए लगाए जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो भी कृषि के बारे में होगी, जिसमें कृषि की योजनाएं पढ़ेंगे और भी अपने आर्थिक समीक्षा को अच्छे से जानेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।